हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाम्स क्लासेस। आज दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं मैं फाइनल ईयर से एजुकेशन। आपको 10 डेज मिल चुके हैं, आपके एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, तो 10 दिन में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो बुक होगी उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो वो सारी मेहनत मैं आज कम करने आया हूँ। मैं मात्र 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। उसमें से 6 क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे। ठीक है, चलते हैं एजुकेशन में आपके, जिसमें से 100% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद कुछ और याद करने की या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किस प्रकार शिक्षा में परिवर्तन किया। बिल्कुल बात करेंगे 1986 की। बात करें 1986 की, शिक्षा कैसी थी, क्या बदलाव किए गए, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। ये शिक्षा राजीव गांधी के टाइम की है, क्योंकि उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव किया। क्या बदलाव किया है? प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारे जितने भी सेक्टर थे, सब में बेकार एजुकेशन हो रखी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। बिल्कुल एजुकेशन सही नहीं थी। कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, 12th के बाद बच्चे नहीं पढ़ते थे, कोर्सों में लग जाते थे। 10th तक अच्छी शिक्षा नहीं थी, सब्जेक्ट एक जैसे नहीं थे, लैंग्वेज बड़ी मैटर करती थी, स्टूडेंट ज्यादातर विदेश जा रहे थे पढ़ने। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से राजीव गांधी ने चिंता जताई और इसके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग तैयार किया गया। और उसमें क्या क्या चेंजेस करने, वो चेंजेस किए गए। यानी कि बदलाव क्या करना था? कॉलेज 3 साल का हो, स्टूडेंट्स सही पढ़ सके, 10वीं छठी से लेकर 10वीं तक के सारे सब्जेक्ट का तालमेल एक जैसा होना चाहिए। 11 12 से पहले 10वीं में बच्चा चुन सके कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। बेसिक शिक्षा मजबूत होनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी, मिडिल एजुकेशन, मीडियम जिसे बोल सकते हो या इंटरमीडिएट बोल सकते हो, और यूनिवर्सिटी की यानी कि कॉलेज की। ये सारी एजुकेशन के बारे में बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग क्या था और कैसे कैसे परिवर्तन आए इसे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के बारे में बताइए। यानी कि इन्होंने जो बात की गई है माध्यमिक शिक्षा, मुदालियर किसी बंदे का नाम है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो आयोग बनाया गया था 1952 में स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल, इसमें क्या मुद्दा रखा गया था कि माध्यमिक शिक्षा सही नहीं थी। 8वीं 9वीं तक ही बच्चे पढ़ते थे, छोड़ते थे, कुछ बच्चे जाते नहीं थे। 6ठी 7वीं तक गए, लोग बच्चों को अपने काम पे लगा लेते थे। क्या रीजन था? विषय में क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे क्यों नहीं अच्छे हो पा रहे थे? उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं रहे थे। तो इसका मेन रीजन देखा गया कि माध्यमिक शिक्षा है। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार किए जाए, विषय अच्छे रखे जाए, इंटरेस्टिंग हो, लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाए, अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया ताकि बच्चों का विकास हो सके। बिल्कुल, तभी तो बच्चा आगे क्लास में जाएगा। 8वीं 9वीं तक ही फेल हो जाता था, शिक्षा इतनी नीरस थी, अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिश। इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने क्या क्या सिफारिश रखी थी। तो कोठारी आयोग क्या था? कोठारी आयोग में क्या क्या बात रखी गई थी भैया? कोठारी आयोग में जो सिफारिशें रखी गई थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी भैया? जो अभी पहले की शिक्षा जो रखी गई है, अभी जो 48 में 52 में, उनमें कोई बदलाव नहीं आ पाया। बिल्कुल, कोई भी बदलाव नहीं आ पाया। तब जाके देखा गया शिक्षा सही नहीं थी, कॉलेज की स्टूडेंट की भी नहीं थी, माध्यमिक अच्छी नहीं थी। बिल्कुल, माध्यमिक की भी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि प्राइमरी भी नहीं थी। इसलिए इस आयोग को 2 साल मिले। 2 साल इन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे में पता लगा कि शिक्षा अच्छी चल नहीं रही है, टीचर्स सही एजुकेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, रटंत विद्या चल रही है, रट के बच्चे पेपर दे रहे हैं। और स्कूल में पास होना मेन है, बस पास होना चाहिए बच्चों को, चाहे कुछ आए ना आए। टीचरों की सैलरी कम है, इसलिए टीचर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। स्कूलों में सारी सुविधाएं नहीं है, मैदान नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो भी सही नहीं है। ये सारी चीजें समस्याओं को इन्होंने सॉल्व किया था कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए। आगे चलते हैं, श्याम पट अभियान क्या था, ये कहाँ तक सफल हुआ और क्या इसकी सफलताएं थी? भैया श्याम पट एक पहले 1 वर्ष का अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? स्कूलों में, गांव में, आसपास सब जगह प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। प्राइमरी स्कूल के लिए था ये।
और इसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कई बार आ चुका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि हर गांव में हर छोटे छोटे शहरों में 2 कमरे का एक स्कूल होना चाहिए, जिसमें एक में फीमेल टीचर होनी चाहिए, एक में मेल टीचर होनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग कमरे में होने चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, और बच्चों के लिए ब्लॉक सामान मैप हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब होना चाहिए। और ये प्राइमरी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए था। काफी समय तक अच्छा रहा ये, लेकिन असफलताएं भी रही इसमें। हर जगह वही है, करप्शन, ये सब जगह फैसिलिटी सेम नहीं पहुंच पाई। जहाँ पे अच्छी सिटी थी वहां तो अच्छी फैसिलिटी थी, और जहाँ पर गांव वगैरह थे वहां पे टीन छप्पर के नीचे बना दिए गए थे, कमरे छोटे थे, खेल का मैदान नहीं था, टॉयलेट एक था। ऊपर से जो फीमेल टीचर थी वो मेल टीचर के साथ सही से कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो अपना ट्रांसफर दूसरे स्कूल में ले लेती थी। तो ये असफलता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गांधी जी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इसको तो जरूर कर लेना, बिल्कुल लिख लेना इसको, अपनी नोट्स तैयार कर लेना उसके अच्छे से। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा कहते हैं, बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा, उस समय गांधी जी ने देखा था 1937 में कि बड़ी बुरी शिक्षा हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तब इन्होंने तभी बोल दिया था कि हमारी जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा बेकार है और बेसिक शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, और बच्चे 6-7 के बाद ही बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा सिखानी चाहिए, ताकि वो 8वीं के बाद ही अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी कि वो पढ़े भी और कमाए भी है, गांधी जी ने कहा था। आगे जाकर इसको जाकिर हुसैन ने इसी शिक्षा को आगे बढ़ाया, और इसमें क्या क्या नए नए बदलाव किए गए, यानी कि बच्चों को हस्तकला सिखानी चाहिए, जैसे कि हाथों से बनाई वाली चीजें, कुम्हार, मटके बनाना, कई सारी चीजें, खेती करना, ये सब सिखाया जाए। और लड़कियों को मतलब होम साइंस के बारे में बताया जाए ताकि गृहिणी अच्छी बन सके। इन सब के बारे में ध्यान दिया गया, यानी कि जैसे ITI 8वीं के बाद हम कर सकते हैं, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा कहते हैं इसे, ताकि हर बच्चा रोजगार हो। तो गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें रोजगार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उच्च शिक्षा में नैक की क्या भूमिका है। भैया नैक और इसके कार्य क्या है। नैक बता देता हूँ, नैक की जो शुरुआत हुई थी 1994 में हुई थी एग्जैक्टली। और नैक का जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, हिंदी में से बोल सकते हो आप राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन था जो स्कूल की क्वालिटी को देखकर उसको सर्टिफिकेट देता था। कैसा सर्टिफिकेट, जैसे एग्जांपल कोई स्कूल खोलना चाहता है 10वीं 12वीं के लिए, और वो चाहता है, कहता है कि मुझे एक वो चाहिए, रजिस्टर्ड करवाना गवर्नमेंट से, तो नैक उनको जाके देखी कि क्या क्वालिटी दे रहे हैं, बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तब जाके क्वालिटी वाइज उनको एक रजिस्टर और मतलब सर्टिफाइड किया जाता था। ये नैक का काम था। इसने हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया कि हायर एजुकेशन बहुत बेकार हो रखी थी और सफल नहीं हो पा रही थी, जितनी भी शिक्षा थी, यानी कि उसमें क्या क्वालिटी की कमी थी, बच्चे सफल नहीं हो पा रहे थे, पढ़ के जॉब नहीं कर पा रहे थे, शिक्षा में सही से क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एग्जाम्स लेंदी क्वेश्चंस लेंदी आंसर्स थे ऐसा। तो ये सारी क्वालिटी, टीचर प्रोफेसर अच्छा पढ़ा नहीं रहे थे। इन्हीं उच्च शिक्षा को देखा कि क्या कमियां हैं, इसीलिए उन्होंने इसमें काफी सुधार करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस शिक्षा को वैश्विक परिवर्तन कैसे प्रभावित किया, और गेट्स की क्या भूमिका। भाई गेट्स ने किस तरीके से शिक्षा में बदलाव किया। हायर एजुकेशन के लिए गेट्स ने पूरे विश्व में काम किया है, बिल्कुल। इसने सारे विश्व में एक तरीके से NGO के माध्यम से लोगों को पैसा दिया, स्कूल खुलवाए, जो कहीं ना कहीं एक चंदा अनुदान के रूप में स्कूल खुलवाए, जिसमें शिक्षा में बदलाव किया गया, नई शिक्षा का प्रावधान किया गया। गरीब देश हैं जो शिक्षा में खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए इसने प्रावधान किया। नई शिक्षा में बदलाव के अलावा टेक्नोलॉजी, नई तरीके की तकनीक सीखे, नए नए कोर्सेज लॉन्च किए, ताकि बच्चे अच्छा डेवलप हो और बाहर भी अच्छी जॉब कर सके, क्योंकि वैश्वीकरण आ चुका था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब, 8वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की क्या क्या सिफारिश थी। भाई डॉक्टर राधाकृष्णन जो था ये 1948 में हुआ था भैया, सबसे पहले यही हुआ था, ध्यान रखना शिक्षा में बदलाव। आजादी के बाद जैसे भारत आजाद हुआ, नेहरू जी ने अपना दुख प्रकट किया कि हमारी शिक्षा बिल्कुल बेकार है, कॉलेजों में तो कोई बच्चा ही नहीं है, सारे तो अंग्रेजों के कॉलेज में जा रहे हैं, सारे वहीं पढ़ रहे हैं, हमारे कॉलेज तो बिल्कुल खाली पड़े हैं, हमारी शिक्षा में तो कुछ बदलाव होना चाहिए। तब उन्होंने इसका सारा बेड़ा डॉक्टर राधाकृष्णन को सौंप दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ये थे, इनको ये कार्य दिया गया और इन्होंने इसको आगे चलाया, इसलिए इसका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग पड़ा। और इन्होंने बदलाव किए, इन्होंने काफी बदलाव, इन्होंने पहले सर्वे किया क्या क्या कमियां हो रही हैं स्कूलों में, फिर इन्होंने अपनी शिक्षा देखी कि हाँ यार सच में कमियां थी, टीचरों में निरक्षरता थी, टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहे थे, बोझ, बिल्कुल ऐसी शिक्षा थी। और ऐसी शिक्षा लानी थी इन्होंने कि बच्चे जो है कॉलेज में कर्मठ बने, या कोई नेता बने, कोई इंजीनियर बने, ऐसे करेक्टर अच्छा उनका,
देश में लड़ाई ना करें, प्यार से रहें, यानी कि ताकि क्रांति वगैरह ये सब ना करें, दंगे फसाद ना फैलाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें और देश के सम्मान में साथ दें, राष्ट्रवाद की भावना आए उनमें। इस तरीके के कॉलेज में स्टूडेंट को तैयार करना था, ये इनका था। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के लिए राधा कृष्णन के क्या क्या विचार थे। सेम क्वेश्चन है ये। 9वां क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल ने समिति ने शिक्षा बिना बोझ के कैसी होनी चाहिए उन्होंने कहा, या स्कूली बच्चों पर शैक्षिक भार या अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, असंतोषजनक क्यों थी। तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यशपाल जी ने क्या किया था भैया। यशपाल जी का ये जो स्टार्ट हुआ था 1993 में किया गया था। इसमें कहा गया था भैया बच्चों की शिक्षा बिल्कुल सही नहीं है, क्या बात है। तो यशपाल जी को ये कार्य सौंपा था, उन्होंने ये कार्य लिया। उन्होंने कहा यार सच में शिक्षा सही नहीं है, बोझ वाली शिक्षा है, बच्चों की किताबें बहुत सारी हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी किताब है, कौन सी क्लास में होनी चाहिए, क्लास मैच नहीं कर रही, 7वीं की 8वीं से नई किताबों में कोऑर्डिनेशन है, जो 7th 8th में पढ़ रहे हैं वो 9th में नहीं है, तो वो उसका फायदा ही नहीं हो रहा उस पढ़ाई का। विषय ऐसे देती है जो बच्चों के दिमाग से भी बाहर है और ज्ञान से भी बाहर है। तो इस तरीके से रटन पढ़ाई है, ऊपर से बैग इतनी किताबें बना, सब्जेक्ट बना दिए, बच्चा ला देता है छोटी सी क्लास में, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के बैग भरे होते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया तो होगी, इससे उसका शारीरिक मतलब वजन यानी कि उसका शरीर भी अच्छा नहीं बढ़ेगा, इतना बैग लाद के जाएगा। स्कूल से डायरेक्ट आता है, फिर कोचिंग चला जाता है, वहां भी उतना बड़ा भारी बैग ले आता है। तो बुक्स कम की जाए, इन्होंने कहा सबसे बड़ी बात बुक्स कम की जाए, शिक्षा का तरीका बदला जाए, प्रैक्टिकल सीखा जाए स्कूलों में, टीचर का तरीका बदला जाए, टीचर को भी बीएड एमएड होनी आनी चाहिए, करा होना चाहिए सॉरी, और यहाँ तक टीचरों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है। तो यही सारी कमियां थी जो उन्होंने सुधार किया। लास्ट क्वेश्चन आता है दूरवर्ती शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। एग्जैक्टली डिस्टेंस, जैसे आप एसओएल कर रहे हैं, सोल से कर रहे हैं, कोई इग्नू से करता है, ये सारी चीजें दूरवर्ती शिक्षा होती है, जिसमें संडे संडे जाना होता है। तो ये इसको इग्नू क्या कर रहा है भैया, इग्नू बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इग्नू ने काफी सारे कोर्स कर दिए, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं 12वीं में, तो उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, लेकिन वो इग्नू में जाके एडमिशन ले सकते हैं। हर कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर, पूरा इंडिया इसमें कोई भी कोर्स कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स इसमें अवेलेबल होता है। फायदा क्या है, बच्चा अपना काम कर सकता है, अपना घर के बारे में देख सकता है, यानी जिम्मेदार भी बन सकता है और शिक्षा भी अपनी पूरी कर सकता है। तो इग्नू भी यूजी से वैलिड है, बिल्कुल सारी कोर्सेज अवेलेबल है इसके पास, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है इसके पास, एजेंसी है जो कार्य करती है, जो किताबें बनाने वाली एजेंसी है, एक स्टूडेंट्स के लिए सब एग्जाम देने वाली एजेंसी है, इग्नू में वित्तीय संस्थान भी है जो पैसों का मैनेजमेंट करता है, ये सारे कार्य इग्नू कर रहा है। ये 10 क्वेश्चन थे आपके दोस्तों, 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको उसी समय उसका आंसर यानी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल। और वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।